नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। लॉकडाउन के दौरान मुतअद्दिद ज़िलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया था। इनमें लॉकडाउन के दौरान थोड़ी सी राहत दी गई है। नांदेड़ का शुमार भी ग्रीन जोन में किया गया है। ग्रीन जोन के तहत मिलने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात देने के लिए जिला कलेक्टर और जिला SP ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए जिला कलेक्टर विपिन इटनकर ने बताया कि ग्रीन जोन में होने की वजह से नांदेड़ में कुछ चीज़ों में सहूलत दी गई है, जिसके तहत तमाम फर्टिलाइज़र दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। कोरियर सर्विसेज भी बहाल कर दी गई है। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा गाड़ियों की दुरुस्तगी करने वाले मैकेनिकों को भी काम करने की इजाज़त दी गई है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए बारिश से कबल शहरों में तमाम तरह की बुनियादी कामों को अंजाम देने की भी इजाज़त दी गई है। वहीं ग्रीन जोन के तहत लोगों को कुछ गलत फहमियाँ भी हो गई है। ऐसे में जिला SP ने आवाम को कुछ हिदायतें जारी की। त्यानंतर सगळ्या पब्लिक बसेस बंद राहील, सगळ्या मेट्रो बंद राहील। त्याच्यानंतर इंटर डिस्ट्रिक्ट अँड इंटर स्टेट मुवमेंट ऑफ इंडिव्हिज्युअल म्हणजे कोणताही माणूस विदाऊट कारण, त्याच्यामध्ये फक्त एक्सेप्शन दिलं आहे फक्त मेडिकल इमर्जन्सी आणि ज्या ऍक्टिव्हिटीज आता या ऑर्डरमध्ये अलाउड आहे त्याच लोकांना फक्त इंटर डिस्ट्रिक्ट ते क्रॉस करायला। त्यानंतर टॅक्सी, ऑटो रिक्षा, उबर, ओला सगळे बंद। त्यानंतर सर्व चित्रपटगृहे, मॉल्स, खरेदी संकुले, व्यायामशाळा, क्रीडा संकुले, जलतरण, तलाव, मनोरंजन पार्क, प्रेक्षागृहे, बार, सभागृह यासारखे सगळे ठिकाणं बंद राहील। त्यानंतर सर्व सामाजिक, राजकीय, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक इत्यादी विषय सगळे जबाबबंदी यांच्यावर राहणार। त्यानंतर सर्व प्रकारचे धार्मिक स्थळे, प्रार्थना स्थळे बंद राहील। त्याच प्रकारे जर कोणाला अंत्यसंस्कार कोणाच्या स्वर्गात झाला त्यामध्ये 20 पेक्षा जास्त लोक त्याच्यामध्ये सहभाग घेता येणार नाही। सर्व प्रकारच्या आरोग्य सेवा त्या सुरू राहणार आहेत। इट इन्क्लूड्स गव्हर्नमेंट, प्रायव्हेट, ॲम्ब्युलन्स, ट्रान्सपोर्ट, त्यांचं ऑपरेशन सगळं सुरू राहणार आहे। डिटेल काय काय अलाउड आहे ते माझ्या ऑर्डरमध्ये आहे, मी सगळ्यांना आपल्याला सॉफ्ट कॉपी द्यायला सांगतो, आपण वाचून घ्या। दुसऱ्या प्रकारची सेवा आहे कृषी आणि कृषी विषयक सगळ्या सेवा याच्यामध्ये अलाउड राहणार। इट इन्क्लूड्स फर्टिलायझरचे दुकानं, पेस्टिसाइडची दुकानं, मग त्यांचं ट्रान्सपोर्ट, मग खेती मशागती, त्याच्यानंतर यांचे इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हे सगळं सुरू राहील। कारण आता हार्वेस्टिंग सीझन सुरू झाला आहे, रबीचं हार्वेस्टिंग सुरू झालं आहे मोठ्या प्रमाणामध्ये, त्यामुळे हे करत आहे। हे करत असताना याच्यामध्ये काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत त्या पण या ऑर्डरमध्ये टोटल दिलेल्या आहेत। तिसऱ्या प्रकारचं अलाउड केलेला पण मत्स्य व्यवसाय, तो पण त्याच्यामध्ये अलाउड केलेला आहे। त्यानंतर आर्थिक क्षेत्र संबंधाने पुढील उपक्रम कार्यरत असतील, बँक, त्यानंतर सेबीचे कार्यालय, कॅपिटल अँड डेट मार्केटचे कार्यालय, हे करत असताना आपण जे ऑलरेडी आपण सांगितलं आहे बँकांना टोकन सिस्टम देऊन साईटचं एक मंडप टाकून तिथं सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून हे करावं लागणार आहे। त्यानंतर सामाजिक क्षेत्र संबंधित त्याचे पुढील उपक्रम सुरू राहील, ज्या प्रकारे बाल संगोपन केंद्र आहे, त्यानंतर तुमचे कारागृहे आहे, ज्येष्ठ नागरिकांचं आपलं हे असते त्याचं निराधार परित्यक्ता यांच्या सांभाळ देखभाल करणारे ठिकाणं हे सगळे सुरू राहणार आहे। त्याच्यानंतर मनरेगाचे कामं आपण सुरू करणार आहे, त्यामध्ये सोशल डिस्टन्सिंग ठेवायचं काम त्या गावाच्या लोकांचं राहणार आहे। जो आपला ऑफिसर आहे त्याचं काम आहे की त्यांनी सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून ते कामं करून घ्यायचे, पण याच्यामध्ये आपण फोकस करणार आहोत इंडिव्हिज्युअल कामांवर, शौच खड्डे, शौचालय जिथं म्हणजे गर्दी होणार नाही आणि ॲट द सेम टाइम लोकांना काहीतरी त्यांना पैसा तरी मिळेल आपल्या कामाचा। त्यानंतर सर्व प्रकारचे सार्वजनिक सुविधा संबंधाने पुरवठा करणारे उपक्रम, फॉर एक्झाम्पल पेट्रोल पंप, गॅस, त्यानंतर त्यांचे भंडार, त्यांचं वाहतूक, फॉर एक्झाम्पल हे आधी पण सुरू होतं। पेट्रोल पंप आणि LPG सिलेंडरचे दुकान आणि ट्रान्सपोर्ट आधी पण सुरू होते, आता पण आपण त्यांना सुरू ठेवतो सब्जेक्ट टू द कंडिशन ऑफ द सोशल डिस्टन्सिंग। त्यानंतर माल वाहतूक करण्याला आता अलाउड केलेला आहे, त्यामध्ये आधी फक्त इसेन्शियल गुड्सवर हे होतं, परंतु आता आपण काही उद्योग सुरू केल्यामुळे नॉन इसेन्शियलचे जे वाहतूक आहे तेही सुरू होणार आहे, त्यामुळे दोघांनाही परवानगी आहे। त्याच्यामध्ये त्यांनी स्वतःच्या गाडीवर ते पास लावायचं आहे की हे गाडी माल वाहतूक करण्यासाठी आम्ही इस्तेमाल करणार आहे, त्यांचं आम्ही नाक्यावर चेक करू। पण हे करत असताना त्या गाडीमध्ये फक्त एक ड्रायव्हर आणि त्यासाठी एक हेल्पर पाहिजे, कारण आता आम्ही अशा काही गाड्या पकडल्या तेलंगणातून येणाऱ्या की ते माल वाहतुकीच्या अनुषंगाने लोकांना ट्रान्सपोर्ट करत आहे। कारण याच्यामध्ये दोनच प्रिन्सिपल आहे, वी आर परमिटिंग द मुवमेंट ऑफ गुड्स बट वी आर नॉट परमिटिंग द मुवमेंट ऑफ पीपल। म्हणजे काय होतं की ट्रकच्या मागे हे असते फाटा, उसमें 10 लोगों को बिठाते, साहेब आमचे हमाला घेऊन नाही, आम्हाला तुम्हाला लोकलाइजच अवेलेबल करून द्यायचे आहे। जर एखादी गाडी तेलंगणातून किंवा एमपीतून येत आहे त्या गाडीमध्ये किंवा इंटर डिस्ट्रिक्ट यवतमाळ, हिंगोली, परभणी, त्या गाडीच्या ट्रकमध्ये तो ड्रायव्हर आणि त्याच्या मदतीला एक माणूसच अलाउड केलेला आहे। त्यानंतर खाली व्यावसायिक तसेच खासगी आस्थापना कार्यरत राहील, त्याच्यामध्ये प्रसार माध्यम, IT इंडस्ट्री, ग्रामपंचायतीमध्ये आपले सेवा केंद्र, ई कॉमर्स कंपनी,
शीतगृहे, गोदाम सेवा, त्याच्यानंतर आता याच्यामध्ये हॉटेल्स आपण बंद ठेवलेले आहे, परंतु काही ठिकाणी, काही डिस्ट्रिक्टमध्ये आणि काही आपल्या भागांमध्ये हॉटेलमध्ये लॉकडाऊन झालेले लोक आहेत, तर त्या लोकांना ठेवायची परवानगी आहे. ठीक आहे. आता जरी आम्ही इंडस्ट्रीज अलाउड केलेल्या आहेत ग्रामीण भागामध्ये आणि सिटीमध्ये काही, परंतु एक कंडिशन याच्यामध्ये आहे की MIDC विभागाने त्यांचा ऑनलाईन पोर्टल ऑन केलेला आहे. त्यामध्ये जरी या इंडस्ट्री आम्ही सुरू केलेल्या आहे, परंतु आम्ही लेबर मुवमेंटला अलाउड करणार नाही. या कंपन्यांनी, ज्या MIDC एरियामध्ये ज्या कंपन्या आहेत, त्या कंपन्यांनी त्यांना लागणारे लेबर त्यांच्या कंपाऊंडमध्ये ठेवावे, त्यांच्या जेवणाची सोय, त्यांच्या सोशल डिस्टन्सची सोय. आम्ही त्या लेबरला, फॉर एक्झाम्पल जर पुस्तूरमध्ये MIDC आहे, तिथचा लेबर किनवट किंवा अर्धापूरकडून येऊ शकणार नाही. त्यांनी आपले लेबर घेऊन जावे आणि त्यांच्याच कंपाऊंडमध्ये येऊन तिथंच करावे. आम्ही फक्त परवानगी कंपन्यांना देतो, आम्ही पासेस लेबरला इश्यू करणार नाही. दुसरं, जर एखाद्या कंपनीला लेबर ट्रान्सपोर्ट करायचेच आहे तर त्यांनी इंडिव्हिज्युअल न करता एक बस करावी आणि त्या बसला आम्ही पासेस देऊन त्या बसमध्येच ते लोक त्यांनी घरून न्यायचे आणि आपल्या ऑफिसमध्ये न्यायचे. परंतु मला वाटत नाही की हे आपल्याकडे अप्लिकेबल होईल. दिस इज अप्लिकेबल टू पुणे आणि मुंबई, ज्या IT इंडस्ट्री खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि खूप सारे काम करणारे इंजिनियर्स एका कॉलनीमध्ये असतात. त्यांनी तिथून घेऊन तिथे घेऊन जावं. आपल्याकडे मॅक्सिमम लेबर कंपनीमध्ये जाऊन कामं करणार. आम्हाला जर लेबर रस्त्यावर दिसले तर आम्ही त्या कंपनी धारकांवर कारवाई करू. त्यानंतर बांधकाम आपण अलाउड केलेलं आहे, परंतु त्याच्यामध्ये 2 कॅटेगरी आहेत. एक ग्रामीण क्षेत्रामध्ये, एक नागरी क्षेत्रामध्ये. ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सगळ्या प्रकारचे रोड्स, इरिगेशन, जलसंधारण, इमारती आणि औद्योगिक प्रकारच्या सगळ्या बिल्डिंगला परवानगी दिलेली आहे. परंतु कंडिशन एकच आहे की त्यांनी ते लेबर तिथंच ठेवायचे आहे. लेबरची मोबिलिटी होणार नाही. फॉर एक्झाम्पल, जर NHAIचं काम आहे तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरनी आपल्या साईटवरच त्या लेबरला ठेवायचं आहे. आपल्याकडे तसंच चालू आहे. आपण जे चालू करणार आहे ते त्याच प्रकारे आपण सुरू करणार आहे की ते लेबर त्यांच्याच कंपाऊंडमध्ये राहिले पाहिजे. वी हॅव नॉट अलाउड द मुवमेंट ऑफ लेबर्स. याच्यामध्ये आपल्याला लेबर लोकांना काम उपलब्ध करून द्यायचं आहे, परंतु त्यांना ठेवायची जिम्मेदारी त्या कॉन्ट्रॅक्टरची किंवा त्या कंपनीची राहणार. मी सर्व नांदेडकर वासियांना एवढंच आवाहन करतो की असा ग्रीन झोन किंवा अशा प्रकारचा कोणताही प्रकार आपण मनात आणू नका. कारण ग्रीन झोन हा कोणत्याही जिल्ह्यात असू शकतो. नांदेड जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये म्हणजे नांदेडमध्ये पहिल्यासारखा आपण ओपन फिरायचं आहे, आता सगळं संपलं आहे, आपण एकदम मोकळे, असे काहीही नाही. मी तुम्हाला एक छोटं उदाहरण देतो की कदाचित आपण नाशिक जिल्हा पकडला तर नाशिकमध्ये मालेगाव हॉटस्पॉट आहे, त्याच्या आजूचा एरिया कंटेनमेंट झोन म्हणून पकडण्यात आलेला आहे. म्हणून काही इगतपुरी ग्रीन झोनमध्ये नाही असं नाही. नांदेड जिल्हा तशा पद्धतीने आपण विचार करावा लागेल. आज आपण संपूर्ण जिल्हा ग्रीन झोनमध्ये आहे. म्हणून असं म्हणता येणार नाही की आपण त्या ठिकाणी वाहतूक पूर्ण मोकळी करा, पहिल्यासारखं फिरा. असं केलं तर आपल्या कॅरियर जे विषाणूचे कॅरियर आहेत यामध्ये कोरोनाचे, यांचा संपर्क वाढेल आणि आपण स्वतःहून बाहेर पडल्यामुळे आपण स्वतः तर यामध्ये आजारी पडाल, पण त्याचबरोबर आपल्या कुटुंबालासुद्धा आजारी पडाल. म्हणून कृपा करून ग्रीन झोन किंवा 20 एप्रिलनंतर आता संपूर्ण सूट दिलेली आहे, अशा प्रकारचे वर्तन आपल्याकडनं नको आहे. जी काही सूट दिलेली आहे, उद्योगधंदे असतील, शेतीपूरक व्यवसाय असतील, शेती असेल किंवा इतर ठिकाणी दिलेले आहे, त्याचे स्पष्ट आदेश आपल्या यामध्ये आलेले आहेत आणि या आदेशानेच आपल्याला काम करायचं आहे. इतरांनी मात्र विनाकारण बाहेर पडू नये, प्रशासनाला ताण देऊ नये, स्वतः पण ताण घेऊ नका आणि कुटुंबाला सुरक्षित करा, एवढं मी आव्हान. नांदेड़ शहर में राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए कई सियासी और समाजी तंजीमों ने गरीबों को उनके हक का अनाज दिलाने के लिए जद्दोजहद की है, लेकिन ऐसे कई राशन शॉप मालिकीन हैं जो गरीबों के हक का अनाज इन्हें नहीं देते हैं। आज भी नांदेड़ के हिलाल टावर्स में वाक़ राशन दुकान नंबर 110 और 111 में राशन लेने आए कई ग्राहकों ने मुताल्लिका दुकानदार के खिलाफ सख्त नाराज़गी जाहिर की। दुकान नंबर 110 को अचानक किसी और जगह मुंतकिल किए जाने के सबब इस्तिफादा कुनिंदगान में तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा था और 2 दुकानों का 1700 कार्ड का एक ही दम ज़्यादा रश हो रहा, इसकी वजह से एक दुकान प्रशासन ने शिफ्ट करने के लिए कहा था, इसके लिए वो शिफ्ट कर 2-3 दिन से चक्रा मार रहे नहीं कोई। हमने बोले कि भाई जब भी गोदाम से माल आएगा उसके सेम डे दुकान चालू करेंगे। अभी भी मेरा आधा माल आया 111, बाकी का माल आना बाकी है। पब्लिक डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा था, जहाँ जहाँ फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे, पब्लिक डिस्टेंस फॉलो करने की कोशिश कर रहे।
तो 1000 कार्ड को एक दिन में देना मुनासिब नहीं ना, लोगों की अपेक्षा कैसी होगी 1-2 दिन में माल मिला, ऐसा मुनासिब भी नहीं। बतलाने के लिए वहाँ कोई भी गया वाला नहीं, वहाँ बोर्ड लगाया वाला है और मेरे 111 पे भी बोर्ड लगाया वाला है कि 100 दुकान नंबर कहाँ पे गई, यखरा स्कूल के सामने यीशु भाई के मकान में मेन रोड पे आमने सामने दुकान शिफ्ट कर। हमारा 110 यहाँ से लेते थे हम माल, ये हर महीने यहाँ से लेते थे। अब अचानक जो है तो दुकान बदल दी, इमरान कॉलोनी को जाओ बोल रहे हो। अब इमरान कॉलोनी हमारे लिए बहुत दूर होती है, इस लॉकडाउन के अंदर हम कैसे जाएंगे और कैसा जो है तो हम परेशान होंगे। हाँ, लिहाजा हमको यहाँ से जो है तो हर महीने यहाँ से मिलता था, यहाँ से दिया जाए। हम हुकूमत से, हम गवर्नमेंट से हम यही बोलते हैं, हर महीने हम यहाँ से लेते थे, यहाँ से दिया जाए। अच्छा, अभी क्यों नहीं दे रहे हो? 25 तारीख के बाद बोर्ड इमरान कॉलोनी बोर्ड नहीं कभी नहीं लिए। तो 110 का माल यहाँ से यहाँ का थे दोनों भी 110 तकरीबन हमारे खादी उम्मत और मैं, हमारे जितने जिम्मेदारों की तरफ से मैं यहाँ पर आवाम की खिदमत के तौर पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ और पिछले 5 तारीख से लेके 13-14 तारीख तक मैं आवाम को समझो ज़्यादा से ज़्यादा जो ओरिजिनल बिल के हिसाब से अनाज दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आज सुबह से मैं घर पर था और अनाज मिलना तकसीम होना जारी हुआ, लेकिन जैसी इत्तला मिली कि भाई यहाँ पे एक दुकान जो पहले 110-111 के यहाँ पे लाभार्थियों को अनाज मिलता था, लेकिन यहाँ पे दुकानदार का कहना है कि 110 की दुकान इमरान कॉलोनी यखरा स्कूल के सामने शिफ्ट कर दी गई। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने भी कई 110 के लाभार्थी भी आए हुए हैं और उनका कहना है कि भाई हमको अचानक ये होगा और वो दुकान वहाँ पर कब चालू होगी। तो यहाँ के दुकानदार से जब बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि भाई 25 अभी वहाँ उस दुकान का माल नहीं आया और 25 तारीख को माल आने वाला है और 25 तारीख के बाद वहाँ पे अनाज की तकसीम होगी। तो प्रशासन को से मेरी गुजारिश है और हमारे कलेक्टर साहब से गुजारिश है कि अवाम पहले से बदहाल है, परेशान है और लॉकडाउन की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और लोगों को काम धंधा और कारोबार ना होने की वजह से भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। क्या इस तरह का दुकानदार के तरफ से जो काम किया जा रहा है, क्या प्रशासन की इसके तरफ से इजाज़त है दुकान अचानक अलग करने की? तो प्रशासन ने इसकी गंभीरता को समझते हुए दुकानदार के खिलाफ कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं प्रशासन गुजारिश करता हूं कि इसके अलावा भी कई एनपीएच जो लाभार्थी हैं जिनको अभी तक अनाज नहीं मिला और कई ऐसे घर हैं जिनके पास समझो राशन कार्ड भी नहीं है और एनपीएच भी नहीं है और सिर्फ वो प्रशासन की मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या मदद उस वक्त आएगी जब कई जाने चले जाएंगी? तो मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरन से फ़ौरन इन अवाम को, इनकी बदहाली को देखते हुए हम प्रशासन की गुजारिश है कि इनको अनाज मुहैया कराने की कोशिश करें। अभी जो अंत्योदय के जो लाभार्थी है, अंत्योदय और अन्नपूर्णा, वो लाभार्थियों को 150 लोगों को गई बारी में नहीं मिला और अभी भी दुकानदार का कहना है कि प्रशासन के तरफ से वो लाभार्थियों को 150 से 200 लोगों को नहीं मिलेगा। भाई प्रशासन से हम ये सवाल करते हैं कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं उसको भी देने का ऑर्डर है, लेकिन यहाँ जिसके पास अंत्योदय और अन्नपूर्णा जो लाभार्थी है उसको भी अनाज नहीं मिल रहा, ये कौन सा कानून है? आज हमारे पास भूखमरी के 80% लोग रोज़ मजदूरी करने वाले हैं और बहुत सारे के पास तो राशन कार्ड भी नहीं है और जिसके पास राशन कार्ड है और वो 200 लोगों को अगर से राशन नहीं मिलेगा वो लोग कहाँ जाना? ये इसी वजह से आज हमने 111 और 110 वाले दुकानदार से पूरी डिटेल्स लिए। तो उनका कहना है कि प्रशासन हमको 200 से 150 लोगों का अनाज नहीं दे रहा और गए महीने के हिसाब से अनाज मिलेगा। अब गए महीने में भी तो वो लोगों के लाभार्थियों के नाम है ना, जो अन्नपूर्णा और अंत्योदय वाले हैं वो लाभार्थी है। जब उनको ही नहीं मिल रहा तो दूसरे लोगों को कहाँ से मिलेगा? कोरोना वायरस के सबब जहां मुल्क भर में लॉकडाउन का एहतमाम किया जा रहा है, ऐसे हालात में पुलिस महकमे ने भी नांदेड़ के बॉर्डर पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त लगा दिया है। लेकिन कई ऐसे लोग जो पैदल चलकर एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन गए हैं। नांदेड़ में भी पौंडीचेरी के 5 नौजवान नांदेड़ के बोंढार बाईपास से शहर में दाखिल हो गए। बोंढार बाईपास के मकामी बाशिंदों ने इनसे दरियाफ्त किया तो पता चला कि ये लोग पांडिचेरी के बाशिंदे हैं और मेहनत मजदूरी करने के लिए हिंगोली जिले में मुकीम थे। लॉकडाउन लगने के सबब ये नौजवान पैदल ही हिंगोली से नांदेड़ में दाखिल हुए। मकामी बाशिंदों ने इन नौजवानों को खाने और पीने के पानी का नज़्म किया।
मकामी कारपोरेटर को इनकी इत्तला दी गई। मकामी कारपोरेटर सैयद शेर अली और बाबू भाई गुत्तेदार ने इन नौजवानों की इत्तला देही पुलिस अफसरान को दी। कोविड-19 की टीम ने इनके जिस्म के दर्जे हरारत की जांच पड़ताल की, लेकिन कोरोना वायरस से मुतालिक कोई भी मर्ज इन 5 नौजवानों में नजर नहीं आया। दही पुलिस अफसरान व मुलाजिमीन बोंडार बाईपास पर पहुंचे और मजीद नौजवानों की तहकीक में जुट गए। देखिए, अभी हमको जैसा पता चला कि कुछ लोग मतलब तमिलनाडु के लोग यहाँ पर आए बोलकर, तो जैसा फ़ोन आया तो हमने सबसे पहले हमारे जो महानगर पालिका की जो हेल्थ टीम है उनको फ़ोन किया। उसके बाद उनको लाकर उनका टेम्परेचर वगैरह चेक कराया और टेम्परेचर नॉर्मल है उनका। उसके बाद हमारे सिड़कों के पीआई साहब कचवे साहब को फ़ोन करे, उन्होंने हमारे पीएसआई साहब को भेजा, उनकी टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। ये 5 लोग पौंडीचेरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जो काम के सिलसिले में कोई एक प्रोडक्ट बेचने के सिलसिले में हिंगोली आए थे और वहाँ पर अटक गए थे। और उसके बाद वहाँ पर उनको खाने पीने की और रहने की प्रॉब्लम होने की वजह से वो लोग पैदल पौंडीचेरी के लिए इस हाईवे से निकल गए थे। लेकिन क्या वो कुछ वजह समझ में नहीं आई, या हो सकता भूख की वजह से वो सिटी मतलब बस्ती की तरफ अंदर घुसे हो। और यहाँ पर कुछ लोगों ने थोड़ा सा हौला मचाया तो हम लोग आए और हमारे जो सफदर भाई वगैरह टीम अशु वगैरह यहाँ पर बच्चे खाना पकाते हैं, गरीबों में बांटते हैं, परवेज़ वगैरह ने वो आकर इनको खाना वगैरह खिलाया, खाने का भी उनका नज़म किया। और तहसीलदार साहब को हमने फ़ोन किए, उनको आगे की प्रोसेस जो भी है क्वारंटाइन करना या उनके रहने का खाने का इंतज़ाम करना, वो तहसीलदार साहब इंशाल्लाह अभी आके करेंगे। शेर अक्सर जंगल या जू में दिखाई देता है, लेकिन शेर अगर शहरों की जानिब आ जाए तो इंसानों में खौफ का माहौल पैदा होना लाजमी है। नांदेड़ के भोकर तालुके के भूसी गांव में भी ऐसा ही एक मामला पेश आया। महकमे जंगलात को खबर मिली कि इस इलाके में शेर मवेशियों को मार रहे हैं। महकमे जंगलात ने सैटेलाइट के सहारे तहकीक शुरू की। शेर को गिरफ्त में लेने के लिए पहुंची महकमे जंगलात की टीम को शेर का छोटा बच्चा हाथ लगा। दूसरे दिन बच्चे की तलाश में शेरनी भी नजरों में आ गई। महकमे जंगलात ने इन्हें अपनी तहवील में ले लिया है, जिसके बाद अवाम में इत्मीनान की कैफियत पैदा हो गई है। श्रीधर गोविंदराव कोळे, वन परिक्षेत्राधिकारी नांदेड। काल भोसे येथे आम्हाला बिबट्याचं पिल्लू आढळल्याची माहिती मिळाल्यावरून तात्काळ मी घटनास्थळी हजर झालो आहोत। इथं आल्यानंतर सर्वेक्षण केल्यानंतर आम्हाला असं आढळलं की एक छोटं पिल्लू होतं नर जातीचं, तर 3 ते 4 महिन्याचं अंदाजे पिल्लू असावं ते। तर त्याच्या आम्ही त्याची मादी बिबट्या इथेच परिसरामध्ये असल्याचे आम्हाला त्याचे इनडायरेक्ट सायन्स आढळून आले। त्यासाठी आम्ही ते दोन्हीची मादी आणि त्याचं पिल्लू या दोघांची भेट करून द्यायचं आम्ही ठरवलं। त्यानुसार आम्ही प्लॅनिंग केलं आहे। त्यानुसार आम्ही काल या ठिकाणी आमची सगळं पूर्ण एरिया कॉर्डन ऑफ करून त्या ठिकाणी आम्ही 3 ते 4 ट्रॅप कॅमेरे आम्ही इन्स्टॉल केले होते। तर त्या दृष्टीने आमच्या प्रयत्नाने यश आले आणि संध्याकाळी मादी बिबट्या इथे येऊन गेली। त्या संबंधीचे आम्हाला सगळं फुटेज आमच्याकडे प्राप्त झालेले आहेत। तर त्याचं एक छोटं जे पिल्लू काल आढळलं होतं ते पिल्लू आपल्याला सापडलं आहे। पण आज या ठिकाणी याच परिसरामध्ये या क्षेत्रामध्ये दुसरं पिल्लू असल्याची पण बातमी मला गावकऱ्याकडून समजली। त्यानंतर आम्ही आज दुसरं पिल्लू पण त्या ठिकाणी त्याची मादी जी आहे त्याची भेट घालून देण्याचा आम्ही पुरेपूर प्रयत्न करत आहोत। याच वेळेस माझं परिसरातील शेतकऱ्यांना असं आवाहन राहील की तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे भीती न बाळगता तुम्ही तुमची कामं करावी, पण त्याच वेळेस तुम्ही सावधगिरी बाळगणं पण गरजेचं आहे। जसं की शेतामध्ये जाताना तुम्ही एकट्याने शक्यतो फिरू नये, त्याचप्रमाणे खाली वाकून काम करताना पण आजूबाजूचा परिसर बघूनच तुम्ही खाली वाकून काम करायचं सावधगिरी बाळगावी। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।